गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जब भी इस वीडियो को देख रहा है सभी के लिए अर्थशास्त्र एकेडमी की ओर से क्लास 12th के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं अरविंद जारवाल आपके सामने चैप्टर नंबर 9 रेवेन्यू आगम की अवधारणा हम आपके पास लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, अच्छे व्यू मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक में रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में एक मार्केट के अंदर जब फर्म किसी प्रोडक्ट को बेचती है या सेल करती है, उसके बाद जो उसको वास्तव में इनकम जो मिलती है, किस प्रकार हम उसको एक टेबल के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ मार्केट पढ़ेंगे जिनमें हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ेंगे और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको बताएंगे कि क्या होता है। वैसे तो दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन फिर भी इस मार्केट को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ा जाता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम आगम से, रेवेन्यू से। क्या है आगम? सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उत्पादक द्वारा तैयार माल को बाजार में बेचने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम आगम कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में इसको बता सकते हैं कि कोई भी उत्पादक, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग धंधा जब किसी भी वर्क को करता है और उससे जब कोई भी वो माल तैयार कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट को बना रहा है और उसको मार्केट में सेल कर रहा है, तो सेल करने के बाद जो उसको रेवेन्यू मिल रही है, जो उसको पैसा मिल रहा है, जो उसको इनकम मिल रही है, जो उसकी आय मिल रही है, हम किसी वर्ड में उसको यूज कर सकते हैं, तो उसे हम कहीं ना कहीं आगम के साथ जोड़कर देखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होता है, कुल आगम किसे कहते हैं। कुल आगम के लिए हम कुल आगम बिक्री की मात्रा को उसकी वसूली गई कीमत से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या उससे गुणा कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, कुल आगम बोलते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, कुल आगम की डेफिनेशन में प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें टोटल रेवेन्यू क्या होती है, प्राप्त होती है। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू क्या होती है दोस्तों? एवरेज रेवेन्यू के अंदर कुल आगम में बिक्री की मात्रा का भाग देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम औसत आगम कहते हैं। फॉर्मूला हम इसको बोल सकते हैं सिंपल सी, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है AR इक्वल TR/Q। इसके बाद दोस्तों एक नोट जरूर याद रखना, औसत आगम का कीमत एक ही बात है। मतलब अगर यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर प्राइस का मीन्स होगा AR एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू को प्राइस माना जाएगा। ये हमेशा याद रखना, अगर बाई चांस टेबल के अंदर एवरेज रेवेन्यू लिखा हुआ हो और आपको कहीं प्राइस दिखाई नहीं दे और आप डेफिनेशन बनाने के लिए या फिर टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए आप कंफ्यूज ना हो, आप AR को किससे मल्टीप्लाई कर दे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, तो सिंपल सी बात है आपका क्या निकल जाएगा, TR निकल जाएगा। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत लागत। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, MP पढ़ चुके हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम MC पढ़ चुके हैं, मार्जिनल कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं, MU पढ़ चुके हैं, मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारा टॉपिक जो अगला है वो मार्जिनल रेवेन्यू का है, सीमांत आगम का है। सीमांत आगम डेफिनेशन सेम वैसी है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर, मतलब उसको बाजार में बेचने पर कुल आगम में जो परिवर्तन आता है या परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर विक्रय मतलब बेचना आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रेवेन्यू पढ़ रहे हैं। तो किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर या उसको परिवर्तन करने पर जो भी टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है, जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल डेल्टा TR/डेल्टा Q। दोस्तों टेबल आपको बिल्कुल प्रेजेंट कर रही है। देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल में बाकायदा लिखा भी है AR और ब्रैकेट में आपको P मतलब प्राइस को शो किया है, क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोलेंगे। तो क्वांटिटी आपके सामने दोस्तों 1 2 3 4 5 है। निकालने का जो फॉर्मूला आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले भी, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए, लेकिन फिर मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि अगर आपको TR निकालना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है एवरेज रेवेन्यू को, तो आपका क्या निकल जाएगा, TR निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो आपको सिंपल सी बात है, आपको TR जो आपके सामने दिया हुआ है, डेल्टा TR जो दिया हुआ है, डेल्टा TR में आपको क्या करना है दोस्तों, बस क्वांटिटी का डिवाइड करना है, लेकिन आपको चेंजिंग याद रखना है। ठीक है, कितना चेंज हुआ इस पे आपको थोड़ा फोकस रखना है।
डेल्टा क्यू। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इससे क्या निकलेगा, आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू की सिंपल सी डेफिनेशन हम बताते थे पहले भी, और यहाँ पर भी आपको याद रखना, उसका डायग्राम बनेगा वो ऊपर से नीचे गिरते हुए क्रम में बनेगा, या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर क्या होगा, डाउनवर्ड बनेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में तो मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो वही बात दोस्तों यहाँ पर आ जाती है, जब बढ़ने की बारी आती है तो तेजी से बढ़ता है, और जब गिरने की बारी आती है तो तेजी से गिरता है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक के साथ हम ये आपको डायग्राम समझाने जा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर मैं तीनों चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डायग्राम पूछा जाता है आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम है वो टेबल का अकॉर्डिंग बना हुआ है। टेबल का जो डायग्राम बेटा समझाने जा रहे हैं हम, उसमें आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है बस कि यहाँ पर नेगेटिव आपको MR दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो आपको नेगेटिव दिखाई देगा। जो मैंने ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो 18 से स्टार्ट हो रहा है, TR 18 है, AR 18 है और MR 18 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ पर जीरो से, जब कभी भी कहीं पे जीरो से स्टार्टिंग नहीं होती है तो आपको करना क्या है, वहां पर आपको जीरो से डॉट डॉट से शो करना होता है। ठीक है दोस्तों, जीरो से डॉट डॉट से आपको करना पड़ता है शो, और जो मिड पॉइंट होता है वहां से आपको इनको बताना पड़ता है। TR देखो प्रारंभ में तेजी से इंक्रीज हो रहा है, फिर इक्वल हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, AR यहाँ पर आपको दिख रहा है सेम वही बन रहा है जैसे हमने AP बनाया था, TP बनाया था और MP बनाया था। ठीक है, सेम वही है। जैसे क्वांटिटी में हम परिवर्तन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या कहते हैं आगम में प्राप्त करने के लिए अगर हम कहीं ना कहीं माल को बेचना वो जारी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुल जो आगम है, औसत आगम है, सीमांत आगम, उसमें कहीं ना कहीं होता है परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों इसकी जो व्याख्या है उसमें दो बातें स्पष्ट की गई है कि इस चित्र के अंदर OX अक्ष पर तो क्वांटिटी है और OY अक्ष पर आपको रेवेन्यू को शो किया गया है, जहां पर दोस्तों AR में कमी देखने को मिलती है जब मात्रा में वृद्धि होती है, जब क्वांटिटी में जब तेजी से क्या होता है परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं औसत आगम क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों, जब वस्तु को ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए हम कीमत में कमी करते हैं तो दूसरी ओर कुल आगम में वृद्धि देखने को मिलती है, परंतु घटती दर से क्या होती है, दूसरी ओर MR में कमी देखने को मिलती है, जो कि टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू से तेजी से घटता है। औसत आगम कभी जीरो नहीं होता, जबकि सीमांत आगम शून्य एवं ऋणात्मक भी हो सकता है। ये याद आपको रखना है कि कभी भी TR जो होगा और AR जो होगा कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है वो हमेशा जीरो हो सकती है, क्योंकि वो ऋणात्मक जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था MP ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन TP ऋणात्मक नहीं हो सकता। MU ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन TU ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कभी भी एवरेज और टोटल जीरो नहीं होता है, लेकिन मार्जिनल हमेशा जीरो हो सकता है। दोस्तों अगले टॉपिक पे मैं आपको एक मार्केट की मैंने आपको चर्चा की थी, जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या मैं इसको बोल सकता हूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, किसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, थोड़ा मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है दोस्तों, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि फर्मों की संख्या बहुत ज्यादा असंख्य होती है, मतलब फर्में बहुत ज्यादा होती है। मार्केट का जो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, मतलब मार्केट में कोई फर्म एंट्री कर सकती है बिना शर्तों के साथ और मार्केट को छोड़कर जा सकती है। ठीक है, मार्केट में लगभग फुल कंपटीशन देखने को मिलता है, सभी चीजें लगभग समरूप पाई जाती हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, या इसके मैं बोल सकता हूँ इसके फीचर्स हैं। तो इन्हीं के साथ मैं इसकी डेफिनेशन आपको सामने समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा बाजार जहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो, प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी हो, कोई भी व्यक्तिगत रूप से बाजार कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता। दोस्तों इसमें कोई भी फर्म एक गुड्स की या पर्टिकुलर कोई गुड्स की प्राइस को लेकर मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकती है। रीजन है कि बहुत ज्यादा संख्या में बाजार में लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बाजार में क्या होती है, फर्में होती है। एग्जांपल के लिए कोई दुकान वाला, कोई शॉपकीपर यदि किसी प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी पता अगर उसको हाई रेट पे बेचने की कोशिश करता है, तो जो उसके नजदीकी नेबर जो उसका जो शॉपकीपर है, जो दुकान वाला है दोस्तों, वो उसको फिक्स रेट पर ही बेचेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वो अकेला व्यक्ति कभी भी बाजार को इफेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए इस बाजार में प्राइस को लेकर किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं पाया जाता। बाजार कीमती वस्तु की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल फिक्स बात है कि वास्तव में उस समय मार्केट में उसकी डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है, उस पर अनुसार ही मार्केट के अंदर उसकी प्राइस क्या होती है, डिसाइड होती है। और सभी फर्मों और विक्रेताओं को कीमतें स्वीकार करनी होती है।
फर्म को भी कीमतें एक्सेप्ट करनी होगी। और सिंपल सी बात है, क्योंकि जो मार्केट में चीजें बेची जा रही है उनके जो प्राइस पहले से फिक्स हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना ही होगा, इसी रेट पे उसको बेचना है। बाजार में सभी वस्तुएं समरूप होती हैं, लगभग समान होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में कि बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म मार्केट में एंट्री कर जाती है, और अगर लॉस हो रहा है तो फर्म मार्केट को छोड़कर जा सकती है। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो पूर्णतः लोचदार क्यों होता है, इलास्टिक क्यों होता है? क्या रीजन है इसका कि मार्केट के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो फर्म का जो मांग वक्र है वो ओ एक्स के पैरेलल क्यों होता है? ऐसे क्या रीजन है? इसी को दोस्तों मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों एक पहले टेबल मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर क्वांटिटी जो है आपके सामने 1 2 3 4 5 दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है, वस्तु की जो कीमत है वो इक्वल है। रीजन है क्योंकि मार्केट में कीमत के अंदर प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलती है। जब दोस्तों प्राइस इक्वल हो गई, जब किसी प्रकार कंपटीशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू वो तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, चेंज हो गई। तो टोटल रेवेन्यू कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको मार्जिनल जो रेवेन्यू है दोस्तों वो लगभग कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। जितना आपकी प्राइस होगी उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। बस ये आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनता है, और इसी कारण मैं बोल सकता हूं कि यहां पर प्राइस कांस्टेंट होने के कारण या प्राइस स्थिर होने के कारण या प्राइस में किसी प्रकार कंपटीशन ना होने के कारण मार्केट के अंदर जो रेवेन्यू जो कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए टोटल रेवेन्यू जो उसमें चेंजेबल होता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों इसी को मैं एक डायग्राम द्वारा आपको प्रेजेंट करूंगा। डायग्राम के अंदर आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, जहां पर आपको ओ एक्सिस पर क्वांटिटी या वस्तु की मात्रा को बताया गया दोस्तों, और ओ वाई एक्सिस पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को बताया गया। या आप यहाँ पर सिंपल से रेवेन्यू लिख सकते हो या आगे लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, AR बराबर MR है, या कहता हूं कीमत और सीमांत आगम दोनों बराबर हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र किस प्रकार का होता है। तो फर्म का मांग वक्र किस प्रकार का होता है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर बच्चों लगभग इसको गलत किया था। रीजन था वो कंफ्यूज हो गए थे, हम करें क्या, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया था, हल्का सा चेंज कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ आपको दोस्तों एक डायग्राम अगर आप और बना सकते हो तो आप इसमें बहुत अच्छा रहेगा कि जहां पर ये तो आपके सामने उद्योग हो गया, ठीक है, और यहां पर आप फर्म बना सकते हो, ठीक है, ये वाला। दोस्तों ये तो डेली डिमांड कर हो गया। आपको करना क्या है, इसी को थोड़ा आगे आपको डॉट डॉट से बढ़ाना है ऐसे, और यहां से आपको ऐसे सप्लाई बनाना है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको याद रखना है, ये क्वांटिटी हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तो फर्म हो गई, और ये क्या हो गया, उद्योग हो गया। कीमत डिसाइड कौन करता है, उद्योग धंधे करते हैं। याद रखना इस चीज को, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण इंडस्ट्रीज करती है, फर्म सिर्फ इसको एक्सेप्ट करती है दोस्तों। क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, और बच्चों को डायग्राम बनाना था इस साल के बोर्ड एग्जाम के अंदर, लेकिन उन्होंने गलती कर दी, वो डायग्राम को नहीं बना के आया, कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर अपने 4 मार्क्स खो दिए। और जिन बच्चों ने डायग्राम बनाया है उन बच्चों के लगभग 100 में 100 मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत इजी आया था, बहुत आदर्श पेपर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ ये हमारा लास्ट साल चल रहा है, इसके बाद कोर्स चेंज हो जाएगा, हम एनसीईआरटी कोर्स पढ़ने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये इस बार का जो पेपर है वो भी अदर से आएगा, बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डायग्राम आपको जरूर समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अगर आप बार बार देखते रहो तो शायद हो सकता है कि अगले जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी जो बेटा क्रेता होता है और विक्रेता जो होता है वो कीमतों में परिवर्तन नहीं कर सकता। रीजन है उसका कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का मांग वक्र हमेशा कैसा होता है, ओ एक्सिस का समानांतर होता है, जो पूर्णतया लोचदार होता है। ये भी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट पूछा हुआ है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म का मांग वक्र किस प्रकार का होता है। तो फर्म का मांग वक्र होता है पूर्णतया लोचदार होता है। थैंक यू दोस्तों।